बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये ओमिक्रॉन का जो मामला है ये काफ़ी बढ़ गया है और ये कराची में 24 घंटे में जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 23 अमवात हुई हैं और मस्बत केसेस की जो शरह है मस्बत केसेस की शरह जो है 12% से ज़ायद हो गई है। इस्लामाबाद कचहरी में एक अजीब बात हुई है कि कोरोना के केसेस में गैर मामूली इजाफा में हुआ है और 15 जजेस इसका शिकार हो गए जी। तो अब ये बहरहाल इसके ऊपर एक वीडियो है, अगर आज हम दिखा सकें तो हम दिखा दें उस पर कि जो बरतानिया के कुछ लोगों का एक जो साइंटिस्ट है उससे सवाल जवाब हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा ये जो इंसानों का किया हुआ है और ख़ुसूसन इसके अंदर वो बिल गेट का नाम ख़ास तौर से ले रहे हैं कि ये इंसानों को मारना चाहते हैं और ये कहा जा रहा है कि अफ्रीका के लोगों को तो वो इंसान ही नहीं समझते, वो समझते हैं कि अफ्रीका को खाली कर दिया जाए। तो इस लिहाज से ज़्यादा अमवात जो हैं वो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का निशाना नहीं बना था। लेकिन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान आखिरी जो मरहला आएगा इस कोरोना के वेरिएंट का, वो पाकिस्तान पर हमला होगा। तो बधाई ये लगता है कि दुनिया में इस वक्त ओमिक्रॉन पर अगर से बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं जॉनसन हैं, उन्होंने तो कहा है कि साहब अब ये इतना कोरोना फैल चुका है, अब हम इसमें सारी जो पाबंदियां हैं मास्क पहनने की या और दूसरी सारी पाबंदियां हम उठाते हैं क्योंकि अब इससे ज़्यादा नहीं फैल सकता। अब लेकिन पाकिस्तान में ये फैल रहा है, पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि साहब आप इस पर पाबंदी करें। आप देखिए जब आप ये मास्क पहनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जमा हो जाती है, फिर इसमें कीड़े पड़ते हैं और फिर वो आदमी कीड़े इंसान के जिस्म में जाते हैं। तो बस ये एक हद तक तो ये है कि भाई आपने कोई 5-7 मिनट के लिए पहन ले, फिर इसके बाद में उसको निकाल देना चाहिए। तो अब लेकिन बहरहाल ये जो अमवात दिखा रहे हैं 24 घंटे में 23 अमवात, ये तो खतरनाक फिगर है जी। लेकिन आप जिस वीडियो की बात करें दिखाते हैं, एक मिनट दिखा दें फिर उसमें हम बता देते हैं। और कॉन्स्पिरेसी की बात हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। नहीं, हम तो सबसे पहले आदमी जिन्होंने सबसे पहले कहा था, जो हमने 3 बड़े बायोलॉजिस्ट का जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं उनका हमने अपना रिकॉर्ड हमने दिखाया, इब्तिदा में ही दिखा दिया था कि ये सब झूठा है। और ये और उन्होंने कहा था जो सबसे बड़ा जो बायोलॉजिस्ट है रशीद बुतर, उसने कहा था कि ये झूठा है और उसके बाद में उसकी वीडियो निकाल दी थी उसमें से उसकी मतलब वायरस तो मौजूद है लेकिन उसको इंसानी हाथों का कमाल है वो। हाँ, वो इंसानी साजिश है ये, बिल्कुल। तो बहरहाल वो दिखाते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ। So what I'm learning from you, Dr. Young, is that a quadrillion-dollar enterprise is at work amongst us, decimating, culling the human family. Intentionally, using synthetic molecules which by design are cancer, AIDS, all of the bogeymen we could dream up. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. It's not a bacterial war, it's a systemic poisoning war, and they're using chemical warfare against all of us. जी मेरे साहब, ये सब तो हो रहा है लेकिन हमें एहतियात करनी पड़ेगी, तब जाके मामला ठीक रहेगा। और इसका काम ये हुकूमत का काम है कि इसको एक अल्टीमेटम तो बहरहाल देना चाहिए कि अगर हमारे पर हमला आपने किया, ये दिस इज़ ए केमिकल वॉर, इनका ये कहना है। जो हमने जो वीडियो दिखाई है वो कहते हैं कि किस्म की ये केमिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर तो उसको नहीं कहा जा सकता, ये केमिकल वॉर है और ये जानबूझ के की जा रही है और ये सिर्फ आबादी को कम करने का इनका मसला है। मईशत ख़राब कर रहे हैं, मईशत भी खराब। वो तो आप अगर वो देखें तो फिर अमेरिका का जो प्लान है, जो हमेशा बताते हैं, जिसको लोग बार नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अमेरिका इज़ एट वर्क और अपने काम जो है वो तंदही के साथ में कर रहा है जी। और वो ने छोड़ा नहीं है। यानी पहला काम ये था कि उसको बरतानिया से निकालना, यूरोपीय यूनियन को कमज़ोर करना, ताकि यूरोपीय यूनियन एक ताकतवर ब्लॉक के तौर पर न उठ सके उस अमेरिका के मुकाबले में जी। यानी वो मकसद ये है कि वो अमेरिका की जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसको बहाल करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 4 प्लान बना, उसके चार कदम उसके तय
4 अक़दाम उन्होंने तय किए। और उसमें पहला कदम ये था कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन को उससे निकाल कर उससे यूरोपीय यूनियन को कमज़ोर कर दिया जाए, क्योंकि सफ़ेद फार्म लोग जो हैं ख़ुद उनके अमेरिका के मुकाबले में न खड़े हो जाएं। तो ये काम उन्होंने मुकम्मल कर दिया। इसके बाद में उन्होंने कहा था कि साहब ये मास माइग्रेशन होगी, जो कि अभी तक चल रही है, मास माइग्रेशन हो रही है, मुसलसल वहाँ से माइग्रेशन होती चली जा रही है। फिर कहा था कि बहुत बड़ी मास यानी बहुत ज़्यादा कसाद बाजारी होगी, यानी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा दुनिया में। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इंतहा को पहुँच गया है। और आखिर में ये कहा था कि फिर जंग होगी। तो अब ये जो एक बहुत ज़बरदस्त एक जो इस पर हम जो संडे पे प्रोग्राम करेंगे, यूक्रेन का जो वाक़या हो रहा है, इसमें यूक्रेन के सफ़ीर ने ये कहा है कि भाई आपको कैसा लगेगा अगर वाशिंगटन के पास में हम कोई आदमी हम वहाँ बम लगा के बैठ जाएं, और जैसे आप यूक्रेन में अपने आदमी लगा के बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को मालूम नहीं है अमेरिका के लोगों को, रशियन कि यूक्रेन में जो वहाँ के स्काउट्स भेजे गए हैं जो कि अमेरिका के वहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर फ़र्ज़ के लिए जंग हुई, एटमी जंग हुई, तो वो अपना अमेरिका के लोगों को मालूम हो जाए कि उनके आदमी मरने जा रहे हैं जी, तो कोई नहीं बचेगा। तो अब सवाल यही है कि उन्होंने ये कहा कि भाई आपको कैसे लगेगा अगर हम वहाँ पर कर दें। तो बहरहाल अभी मतलब वो जंग वाला मामला, जंग का जो मामला है, मैंने इसमें जी जंग बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है कि यूक्रेन में हो, मैंने दिखाते इधर है, कहीं और हो जाए। साउथ चाइना सी से हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। चाइना सी में इस वक्त ज़रा मुश्किल नज़र आता है, इसलिए कि वो चाइना को इतना ख़तरनाक नहीं समझते जितना रशिया को समझते हैं जी। लेकिन चाइना ने और रशिया ने जो आपस में इत्तेहाद किया है, उसमें जो एक बड़ा मसला आगे खड़ा हुआ था वो कज़ाकिस्तान का हुआ था। लेकिन फिर चाइना ने उसमें रूस के साथ में सुलह कर ली है और उससे कंप्रोमाइज़ किया है। तो बहरहाल ये मसले हम ये संडे को बयान करें। बिल्कुल ठीक है मेरे साहब, ये अलर्ट था, जारी था एक हफ्ते पहले बाद में कराची में तेज़ हवाओं वाला मामला, तेज़ हवाएं चल पड़ी हैं जी, और दरख्त भी गिर रहे हैं और मकान भी जो है जो 7 मंजिला गिर गए हैं, उनके छज्जे गिर रहे हैं, खड़े कर दिए 40-50-80 गज के मामले यानी 7 मंजिलें बना दी हैं जी। ख़ुसूसन हैदराबाद मैंने जो हैदराबाद जो इलाका कहलाता है हैदराबाद कॉलोनी और बहुत सारी जी, छोटी छोटी गलियों के अंदर न्यू कराची, नाज़ाबाद, बहुत सारी जगह हैं। तो अब इसमें ये जो नए बिल्डर पैदा हुए हैं एमक्यूएम के निकले हुए, इन्होंने मैंने तय कर रखा है कि ये जो उर्दू आबादी है इनको नुकसान पर नुकसान पहुँचाएंगे। बस ये इनका प्लान यही है। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ भाई नाज़रीन कराम, जो मैं बहुत अदब से, मैं कोई मुतासिब आदमी नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे में तासुब नहीं रखा, किसी किस्म का तासुब नहीं रखा। मैं मुसलमान आदमी हूँ और वहाँ पर भी मैं इंसानियत को, जो इंसानियत का पहलू है कि एक आदमी का कत्ल जो है वो सारी इंसानियत का कत्ल है, मैं उसको पर ईमान रखता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब तक ये आपका ये एमक्यूएम का जो फ़लसफ़ा है, एमक्यूएम का जो उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, जो भी शक्ल है एमक्यूएम की उसको छोड़ दो, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्हें और इनको रोको बड़ी ताकत के साथ में। पहले जब तुम्हारे में ये खामी रह गई थी, तुम बहुत ताकतवर लोग थे तुम लोग, लेकिन एमक्यूएम ने तुम्हें बहुत बेकार कर दिया और उसके बाद में आप उनके साथ में आप नहीं जुड़े, बल्कि जहाँ पर ये बिल्डिंग अगर 7 मंजिला कहीं खड़ा कर रहा है तो उसको कूटें, आप उसको रोकें, यानी हाथ से रोकें। 3 तरह का ईमान माना जाता है ना कि अगर आपने कोई गलती देख रहे हो तो उसको आप अपने बज़ोर ताकत रोकें, और अगर नहीं होता तो फिर कम से कम बुरा कहें, जैसा कि हम कह रहे हैं, हम दूसरे दर्जे के ईमान पर खड़े हैं। और तीसरा ये है कि फिर दिल से बुरा चाहें, अगर इतने कमज़ोर हो जाएं जो कि आपके वो जैसे कि एमक्यूएम का ज़माना था तो फिर दिल से बुरा कहें जी। तो वो ऐसे लोग तो बहुत होंगे, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि आप बज़ोर ताकत उनको रोकें जो इस किस्म के मकानात बना रहे हैं। मकानात के अलावा क्या हो रहा है, नालों पर पक्का करके उस पे दुकानें, मार्केटें, और वो जो आए दिन धमाके हो रहे हैं गैस की वजह से, वो गैस की वजह से तो कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। नहीं, वो देखिए बात ये नहीं है, ये तबाही तो बर्बादी तो पहले तो हम मुराद अली शाह को तो बाद में लेंगे, लेकिन पहले तबाही तो इनसे तो निजात हासिल करें। मैं बताऊं, तबाहकारी का जो बुनियाद रखी है वो तो अल्ताफ हुसैन ने रखी ना मेरे साहब। लेकिन सब शरीक हैं, केपीके से लोगों ने आके यहाँ ठेकेदार बन गए, अंदरूनी सिंध से आगे ठेकेदार बन गए। हाँ, ये सारा सिलसिला चल पड़ा है। अंदरूनी सिंध वाले तो पैसे बना रहे हैं, वो तो माल बना रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जो भी आपकी परमिशन चाहे ले लो जी। अब नस्ल टेवर का जो मामला था ये अब्दुल कादर का था, जो कि काका नहीं काका ने दिया था, लेकिन ये अब्दुल कादर एक पुराना एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर, ब्रिटिश में हमारा हाई कमिश्नर रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, अब्दुल कादर जाफ़र इनकी फ़ैमिली का नाम है और हमारे इनसे ताल्लुकात रहे हैं।
लेकिन ये बहरहाल वो जाफ़र ज़ाहिर का चचा है। जी। तो मेरे ख्याल में ये उस लपेटे में आया है, लेकिन बात ये करने की नहीं है। बात ये है कि वो एक फ़ैसला तो वो एक लिहाज से सही हुआ, लेकिन ये गरीब लोगों का जिनके मकानात थे उनको कम से कम उनको मिलेगा, खैर वो अदालती कमाते हैं वो तो होगा। हाँ, लेकिन कई बात हो रही हैं लोगों के दिलों पर। बिल्कुल भाई आप टेंशन जाहिर है वो तो और बहुत दूसरी है। जो आप बहुत सी आबादियाँ हैं, अब आप ये जो खड़ी हो गई कंटोनमेंट के सामने, इस पर एक मुख्तार खान लिख रहा है कि साहब यहाँ पर जो है मैंने नाजायज़ है। अब ये जो सिंधी जितने भी सारे आ गए हैं, इनके साथ में भी निमटने का एक कोई तरीका वज़ा करना पड़ेगा। लेकिन पहला बात तो ये है कि ये लोग खुद समझे ना, जी, जो उर्दू स्पीकिंग है या पठान है या पंजाबी हैं, ये सारे जो यहाँ रहायशी हैं कराची के, या सिंधी हैं या बलोच हैं, वो एक बात को समझें कि भाई हमारा दुश्मन कौन है, हमारे ख़िलाफ़ कौन साजिशें कर रहा है, वो एक दफ़ा समझ लें तो फिर कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाया जा सकता है। जो कराची का अंदाज़ है वो अंदाज़ इख्तियार करें, क्योंकि ये वडेरा शाही जो ये जो ख़ास तौर पर ये लोग जो अशराफिया है, इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। अब जब से मेरे साहब अशराफिया के खिलाफ तो पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, वो होना पड़ेगा। अब ये जो जोखियों का कत्ल हुआ है जी, नाजिम जोखियों का, वो तो यानी कोल्ड ब्लड मर्डर है। ये आप सबके लिए एक अगर होते, अगर कराचाइट असल मानों में होते तो नाजिम जोखियों के पर का बदला लेते आप लोग, और इनकी जो चौधराहट है, इनकी सरदारी, इनको ख़त्म कर देते। तो वो आपने किया नहीं अभी तक। अभी तो आप लगे हुए हैं उर्दू और महाजिर और फलां उसमें लगे हुए हैं। भाई कोई यानी वो आप कोई बख्शवाएगा थोड़ी महाजिर या कोई उर्दू स्पीकिंग। ये ठीक है, आपके मसाइल हैं, हम जानते हैं, आपके मसाइल को हल होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा पैर पे कुल्हाड़ी तो आपने खुद मारी है एमक्यूएम को, जो अल्ताफ हुसैन के पीछे पढ़कर। अभी भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हम लगाते हैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो लाहौर के अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब लाहौर बम धमाका लाहौर में जो ये एक नया ग्रुप बना है, बेसिकली तो हमारा तो ये ख्याल है कि टीटीपी का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल जो एलामिया जारी हुआ है, जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है, वो एक नई ग्रुप बना है बलोचों का। 2 बलोच ऑर्गेनाइजेशन थी, वो उन ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक दूसरे में जम किया है और राह इसके पीछे है जी। लेकिन बहरहाल उस पर सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सच बात में। अब इस वक्त जो लाहौर का बम धमाका हुआ है, क्योंकि ये लाहौर को निशाना बनाने का मतलब ये है कि आपके मरकज़ में आ गए हैं, और इसमें हमारा तो यही ख्याल था, और हम भी अब भी समझते हैं कि बेसिकली जो टीटीपी है और बलोच हैं, तो उनको बलोचों को ज़रा ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं हम इंडिया, ताकि वो उसको एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कर सकें। तो आप फरमाएं, आपसे क्या तबसरा इस पर है? जी देखिए, एक सिक्योरिटी थ्रेट तो था। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद और कराची और लाहौर जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये एक सिक्योरिटी लैप्स तो है। मतलब इनको चाहिए था कि जब एक थ्रेट अलर्ट मौजूद था तो सिक्योरिटी को सख्त करते, दाखिली रास्ते जो हैं और जो ऐसे जगह हैं जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा होता है, जैसे बाज़ार वगैरह, वहाँ पे गश्त बढ़ाते, और लेकिन ये नहीं कर सके। तो अब ये है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ बलोच जो मुसल्लह तंजीमें हैं, उन्होंने आपस में इत्तेहाद किया है, इंडिया की उनको सपोर्ट हासिल है, अफ़गानिस्तान में उन्होंने ठिकाने बनाए हुए हैं, और भी जगहों पे हमारे हमसाए में उनकी आमदोरफ्त रहती है। तो अब ये तो एक लंबी लड़ाई है। इंडिया तो हमारा अज़ली और अब्दी दुश्मन है, उससे तो लड़ाई ये है कि कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, ख़त्म तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं, और उनका तवील मुद्दती मंसूबा है कि पाकिस्तान में एक अदम इस्तेहकाम रहे, बेयकीनी की फ़ज़ा रहे, ताकि यहाँ माशी तरक्की ना हो सके। अच्छा, इसमें अदनान साहब, इसमें फिर वो अकेले काम नहीं है, MI6 भी शामिल है, CIA भी शामिल है, मोसाद भी शामिल है, और सारी दुनिया की इंटेलिजेंस पाकिस्तान के पीछे पड़ी रहती है बस। जी हाँ, उसकी वजह है ना कि हम एक एटमी ताकत हैं, बड़ा मुल्क हैं, एक हमारे यहाँ तालीम याफ्ता आबादी है, मुसलमान मुल्कों में चंद ममालिक हैं, और जवानों की तादाद ज़्यादा है, एक प्रोफेशनल फौज है, और फिर हमारा जो चीन के साथ इत्तेहाद हुआ है वो भी उन्हें खटकता है कि हम मगरबी उससे इत्तेहाद से निकल गए हैं। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं। एक और फैक्टर अभी शामिल हो गया है जो कि ख़तरनाक तरीन फैक्टर है, जिसमें भुट्टो साहब भी निशाना बने थे। वो हम रशिया के करीब हो गए हैं। इमरान खान साहब, बाइडन बात नहीं करते हैं तो रूस के सदर से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और यूरेशिया का एक
जो तस्वुर है। और आपको पता है रूस तो अब बहुत असर्ट कर रहा है, उसे पता है अब अमेरिका कमजोर हो चुका है और उसने यूक्रेन के मसले पे बहुत सख्त पोजीशन ली है। उसने ये कहा, उसके जो सफ़ीर है अमेरिका में उनका, उसका क्या कैसे लगेगा आपको अगर हम वाशिंगटन के करीब में कोई आपका टाइम कम कर दें, आपने हमें यूक्रेन में मैक्सिको में रूस जो है वो जमा कर दे अपनी मिसाइल नस्ब कर दे तो उन्हें कैसा लगेगा, या अपनी फौजी बिठा दे, या फिर लंदन के करीब बढ़ा दे, होता है ना, आदमी बदमाश है तो चाहता है दुनिया की हर जगह पे हम हों और दूसरे वो ये ना करें। मसलन ताइवान में चीन के सर पर बैठ गया है, लेकिन अगर क्या चीन जो है वो वहां पर अमेरिका के करीब जाके बैठे तो उसे कबूल करेगा? अच्छा, आप मुझे बताइए, ये बात तो आपने ठीक कही, लेकिन आपने जिस बात की निशानदेही की कि इंटेलिजेंस की नाकामी जो है ना, जब से ये शेख रशीद आया है, देखो ना किस कदर ये चौड़ा होकर बात कर रहा है, यानी अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करता है, साना मरी वाले वाक़े पे कबूल नहीं करता है। ये झूठ बोला इसने कि साहब 1 लाख आदमी गया और फिगर तो उसमें आया 34,000 का या कोई इसी 34-35,000 का। फवाद चौधरी साहब ने कहता है 1,42,000। तो अब ये आप देखिए कि ये सूरत हाल ये है कि आपने कहा कि इंटेलिजेंस की नाकामी तो है, तो फिर नहीं इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं, इंटेलिजेंस इतलात तो थी, सिक्योरिटी की नाकामी है कि अच्छा। वो जब थ्रेट अलर्ट थी तो ये सिक्योरिटी को बीफ अप क्यों नहीं किया उन्होंने? यहाँ पे गश्त बढ़ाते, यहाँ पर दाखिली रास्तों पे आने जाने वालों की पड़ताल ज्यादा करते, मशकूक लोगों के ऊपर नजर रखते। तो पुलिस को तो थ्रेट अलर्ट थी कि धमाका हो सकता है, कोई दहशतगर्दी की वारदात हो सकती है। और जहाँ तक शेख रशीद का बात है तो वो शेख रशीद तो एक निगरान वजीर है, नीचे पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वजारत का अपना सेटअप है, तो एक आदमी से तो फर्क नहीं पड़ता। और वो शेख रशीद ने जो कहा 1.5 लाख आदमियों का, तो वो तो 3 दिनों का कहा था ना, तो एक दिन में 35,000 गाड़ियां वहां गई, वो भी गलत था। 2 दिन पहले ही गाड़ियों का जाना बंद कर देना चाहिए था। वो कमिश्नर वगैरह को उस पर उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया। तो ये वो जो आप ये तो मानना पड़ेगा ना कि भाई इंतजामी ब्रेकडाउन तो पूरे मुल्क में है, गवर्नेंस का ब्रेकडाउन है, कोई भी गवर्नेंस ब्रेकडाउन जुज़वी तौर पे हाँ कह सकते हैं, कुछ चीजें काम कर रही हैं और कुछ काम नहीं कर रही हैं। मतलब बाज़ काम बड़े अच्छे भी हो जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह कराची में बेखुनी की गई मुसल्लह तंजीमों की, असला नवाज शरीफ के दौर में, नहीं नवाज शरीफ नहीं, वो तो राहिल शरीफ का काम था, वो राहिल शरीफ ने और जनरल बिलाल ने अच्छा काम किया और कराची को दहशतगर्दी से पाक किया। और कुछ काम हो भी रहे हैं, कुछ काम नहीं भी हो रहा है। यानी हाँ ये आप कह सकते हैं कि जुज़वी नाकामी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अब मसाइल भी तो इतने ना, हमसे 6 गुना बड़ा दुश्मन हमारे सर पर बैठा है, अमेरिका जैसी सुपर पावर से पंगा लिया हुआ। छोटा मुल्क है तो आसानी से आप मैनेज भी तो हो सकता है ना, जब इसका आपको फायदा भी ये है। सरहदें बहुत बड़ी है ना, 2,500 किलोमीटर की सरहद तो अफगानिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त नात फरमाया जी। साहब जब वज़रा गाड़ियां गिनने में लग जाए ना तो फिर यही होता है, और कोई जुज़वी नहीं, मुकम्मल नाकामी है, हर जगह पर कोई चीज काम नहीं करती। यूरिया का कोई साइंटिफिक मसला है नहीं, भारत कोई आज से हमारा दुश्मन है, अभी इब्तिदा से दुश्मन है, तो फिर ये कोई इमरान खान की हुकूमत आने के बाद थोड़ी हुआ है। इमरान खान हुकूमत में तो सुकून थोड़ा सा आया, वो तो उससे भी ज्यादा पहले तो और ज्यादा मसला था जी मेरे साहब। राहिल नहीं होता तो ये आपके अमन नहीं होता था। राहिल शरीफ को जाता है और बिलाल अकबर को जाता है, लेकिन जाहिर है उस वक्त की सिविल गवर्नमेंट को भी आप देंगे। बिलाल अकबर अकेला क्या कर सकता था? ठीक है, बिलाल अकबर के तो हमारे इस लिहाज से वो बेचारा इतना अच्छा आदमी था कि मुझे कहा करता था कि मुझे जनरल मत कहें, मुझे बेटा कहें जी। इज ए फाइन मैन, द फाइनेस्ट मैन आई एवर मेट। मुझे ये खुद कहा, हालांकि मैं गया था आपके दोस्त की सिफारिश करने के लिए, बच्चे छुड़ाने के लिए जी। तो उसने मुझे कहा कि जनरल साहब मुझे मत कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जैसा आदमी मैं तो आपका बच्चा हूँ, बेटे मुझे बेटा कहें जी। मैंने नहीं, अगर मेरा बेटा भी जनरल होता तो मैं उसको जनरली साहब कहता है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। तो सो गुड मैं ये कह रहा था जी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो साने मरी पे जो रिपोर्ट है, वजीर आला साहब ने जिस अंदाज से रिपोर्ट वसूल की है उस पर कुछ कह दीजिएगा जी। नाज़रीन मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी। मेरे साहब साने मरी की रिपोर्ट आई, जो आई है, तो अब बता रहे कि जिस आदमी को बिठाया है, इतना नालायक आदमी है उस्मान बुज़दार जो है, वो ऐसे वसूल कर रहे हैं जैसे कोई बहुत ज़्यादा इनामी सर्टिफिकेट। शर्म नहीं आ रही, 23 लोग मर गए और 23 उस साने की रिपोर्ट है, लेकिन फिर और ऐसा लग रहा है मैंने सारे लोगों को मैंने, अब ये एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। DC कमिश्नर और जो वहाँ के जो भी पुलिस के अफसरान थे, ट्रैफिक के अफसरान थे, सबको तब्दील कर दिया उन्होंने। खैर ठीक किया, सज़ा तो देनी चाहिए थी उन्हें,
और साथ साथ में उनके, लेकिन साथ साथ में उनको भी तो देना चाहिए ना, जो है जो डिसास्टर मैनेजमेंट वाले लोग हैं, एनडीएमए वाले। हाँ एनडीएमए में उनको भी तो चाहिए, नेशनल डिजास्टर में उनको वो क्या कर रहे थे, उनकी गाड़ियाँ कहाँ थी भाई, उनको सफाई करना चाहिए था ना, वो भी थे। और अच्छा खैर वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो तो मरकज के कंट्रोल में ना, जी, वो तो इमरान खान साहब लेंगे एक्शन। हाँ लेकिन तो देखिए कब लेते हैं। अब ये वफाकी वजीर जो है गाड़ियों की तादाद बताते फिर रहे हैं, और वो भी गलत बताई। गलत बात है, सब बातें हैं। तो वो बता ये रहे हैं कि अब देखें ना, कल जैसे हमाद अजहर साहब आ गए कि 5.37 ग्रोथ। यार कितना झूठा आदमी है, मेरे साहब आप खुदा का खौफ करें, इस पे कोई एक्शन होना चाहिए ना। भूखा मर रहे हैं और आप कहते हैं इतनी बातें कर रहे हैं जो कि अच्छा भूखे तो बेचारा वो मर रहा है जो बिल्कुल ही निहायत ही गरीब गरीब तबका है। आप इसे क्या कहेंगे, 15,000 रुपए जो तनख्वाह लेता है मैं कह रहा हूँ जो कारोबार कर रहा है ना उससे आप पूछ लें, वो रो रहा है, कह रहा है कारोबार नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं 5.37 ग्रोथ रेट है। और इकोनॉमिक्स का वजीर नहीं आगे कह रहा है, वो तवानाई का वजीर आगे कह रहा है जो गैस पे जवाब नहीं दे पाता है। नहीं गैस नालायक आदमी है, यानी उसको 14 वेसल मंगानी चाहिए थी, 12 का ऑर्डर दिया, 10 आए। बताइए, तो पूरे मुल्क के अंदर गैस का बढ़ान कर दिया। आके और आवाम के जख्मों पे मैं ये तेजाब फेंक रहे हैं। ये वक्त आ गया है जिस पर अभी ये जो मसला ये है कि पूरे इस वक्त जो है बड़ी बातगश्त है, वहाँ पर अफवाहें चल रही हैं कि ये हुकूमत जा रही है। आ जाए उस पर बात कर लें। हाँ, एक तो सदारती निज़ाम की बात की जा रही है, सदारती निज़ाम तो नहीं हो सकता भाई। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में जो है 4 सूबे हैं जी, अब तो 5 और 6 हो गए, आज़ाद कश्मीर भी हो गया और एक गिलगित-बल्तिस्तान भी हो गया जी। तो आप इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? हम ये कैसे करते थे कि भाई एक इलाके का शहर सदर हो जाता था, एक का वज़ीर-ए-आज़म हो जाता है, एक को हम दे देते, सेनेट का एक स्पीकर दे देते, फिर डिप्टी स्पीकर से गुजारा करते थे, फिर डिप्टी सेनेट चेयरमैन से गुजारा कर जी। तो इस तरह से ये काम तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन आपने अगर ये ओहदा भी ख़त्म कर दिया तो फिर ये पहले भी तजुर्बा कर चुके, देख चुके ना यूसुफ साहब के दौर में जी, ये फेल हो गया। ये सदारती निज़ाम की बात आप नहीं करें, सदारती निज़ाम यहाँ नहीं चल सकता। इमरान मुशर्रफ साहब भी सदर थे, नहीं तो क्या कर लिया उसने? तो क्या हुआ? नहीं मतलब वो तो फिर देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आपको एक बात समझनी चाहिए कि मुशर्रफ उस वक्त तक एज एडमिनिस्ट्रेटर ठीक रहा जब तक वो सियासत में नहीं आया जी। जब वो सियासत में आ गया तो एमक्यूएम ने उसको ले लिया अपने हाथ में। फिर बाद में साना मई हुआ, मई का जो वाक़या हुआ 12 मई वाला, 12 मई से पहले वो ऑपरेशन हुआ लाल मस्जिद वाला। हाँ, लाल मस्जिद वो भी गलत हुआ, मिसहैंडलिंग हुई, इसकी वजह से खुदकुशी हमले बढ़ गए उसके बाद। नहीं तो वो समझता नहीं था ना, वो असल में उसको हैंडलिंग नहीं आती थी सियासत। और उससे बढ़कर फिर जो मैंने बुक्ति का जो कत्ल था वो भी तो एक बड़ा मसला था, एक बड़ा मैं उसको हैंडल कर रहा था तो ये बीच में घुस गया मुशाहिद और वो चौधरी शुजात। मैं उसको हैंडल कर देता, मैंने बुक्ति से वादा कर लिया था, मैंने भाई आपसे मैं तलवार ठीक करा दूंगा। मैं गया मैं DG ISPR के पास, जो मेरा दोस्त था शौकत सुल्तान, मेरे जन बहुत नाइस में। फिर मैं गया उसके पास सेनेट के चेयरमैन के पास गया, वसीम सज्जाद साहब थे। नहीं, वसीम सज्जाद नहीं थे, ये अपना सुमरो था, मोहम्मद सिमरन ने खुद बुलाया मुझे कहा कि आपने वहाँ गए थे, क्या हुआ? मैंने उनके शिकारपुर से होकर गया था ना, तो उसको पता लग गया था कि भाई नुसरत मिर्ज़ा गया। तो फिर जब मैंने कहा ये बातें हुई तो उसने कहा कि फिर ये हमला तो ये करा रहा है, बुक्ति करा रहा है, जो उस ज़माने में रॉकेट हमले होते थे कोटा में, तो ये करा रहा है। मैंने कहा वो रुक जाएगा, जब वो एक आदमी खुद मुझसे दरख्वास्त कर रहा है अपने एक छोटे से आदमी से, तो वो रोक देगा, उसको क्या मसला बात है? तो उसने कहा, मैंने कहा वो मेरे पे छोड़ दें, मैं बंदोबस्त कर लूँगा, आप जाकर उसको राज़ी कर लें। फिर ये घुस गए चौधरी शुजात। मैंने समझा कि बुक्ति का एहसान मानेगा चौधरी शुजात, भाई कि चौधरी शुजात के बाप को बचाया था उसने, जहर देने उसने कहा था कि मार दे भुट्टो ने चौधरी दुर्लाई को, लेकिन इसने नहीं दिया। ये उस वक्त वज़ीर आला था, उसने नहीं दिया, कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, बलोच में ये नहीं रवायत है। तो वो मैं समझा कि भाई अब ये आ गए हैं तो फिर अभी बच जाएगा। उसने मुझे फ़ोन किया बुक्ति साहब ने कि साहब आप मैंने क्या किया? मैंने कहा भाई वो नहीं मान रहे कि हाँ जोरावर हमलावर है ये, उन्होंने मुझे मतलब चौधरी शुजात साहब ने वही काम किया जो चौधरी करते हैं, वो। अच्छा जी, अब मसला ये है कि अब जो बहुत से लोग खाना जंगी की बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि साहब वो जो आर्जी वज़ीर आला हो वो शहबाज शरीफ होगा, दूसरा कहते हैं खुर्शीद शाह होगा, तीसरा कहते हैं वज़ीर आज़म जी आर्जी वज़ीर आला जो होगा जी वो उसमें फजल रहमान साहब अपने बेटे का सदर रहमान साहब का नाम ले रहे हैं। नहीं, फिर खुद शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। हाँ, नहीं शाह महमूद कुरैशी की तो छोड़ तो ना, अब ये टीम तो निकल जाएगी ना,
ये टीम निकल जाएगी तो फिर अपने नहीं टीम मेरे साहब आएगी। जनूबी पंजाब वाले वो अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेते हैं हाँ कर लेते हैं। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाँ लेकिन वैसे ग्रुप है। भी इसका हक तो बनता है शाह महमूद कुरैशी का, इसलिए कि इसने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था जिस वक्त वो रेमंड डेविस वाले रेमंड मामला। डेविस वाले मामले पे दिया जी। था, तो हालांकि वो उन्होंने कहा भी था कि आपने गलत जल्दी जी। कर दी, लेकिन कम से कम एक एहतियात तो उसे रिकॉर्ड मेरे कराया साहब था। जो तो भी निजाम आए इंसाफ नहीं होगा, लोगों का भाई ये ख्याल ही रखा देखो जाएगा, भाई बात कोई सुनो, फायदा नहीं है। ये जो निज़ाम है जिसको आप अशराफी का निज़ाम कहते हैं, गल सड़ गया है मेरे भाई। जी। ये मेरे फौज के भाइयों, ये भी समझ लो आप कि इनके साथ आओगे तो आप नाकाम हो जाओगे। अब से आपकी इस दफ़ा और गलती- बड़ी आपकी वो बदनामी होगी कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, जी। क्योंकि आवाम में बेदारी बहुत हो गई है, सोशल मीडिया बहुत हो गया, एक्टिव हो गया है, दुश्मन बहुत है। जी। आपको इस वक्त बहुत इंटेलिजेंट काम करना पड़ेगा। जो बात आपको सीखनी है तो हम सिखा देंगे, लेकिन अभी आप बहरहाल अभी तक वो हमें नजर नहीं आ रहा है मेरे अपने साहब। जबान हम ओपनली नहीं जी कहेंगे। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।